हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए आपका मैथ्स का एक नया चैप्टर लेकर। और आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। यानी कि आपकी ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ज्योमेट्री का मतलब यानी कि कुछ शेप्स हमारे पास आएंगी, जो अब तक हम पॉइंट्स, लाइंस, तो वो जो बेसिक बेसिक चीजें जो कि हमें नीड होती है किसी भी शेप को बनाने के लिए, पहले उनके बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा बहुत अपनी शेप्स के बारे में भी। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स हैं जहां पर हम जानेंगे पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में, रे, एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस एंड इन अ प्लेन। तो बिल्कुल भी घबराइए मत कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहली बात आती है पॉइंट। तो आप भी यही कहना चाह रहे हो कि मैम इधर उधर की बातें मत कीजिए, पॉइंट पर आ जाइए। यानी कि हम ये तो समझ गए कि पॉइंट का मतलब एक ये सिंगल डॉट ही तो होता है। और क्या है पॉइंट का मतलब? तो बच्चों, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारा पॉइंट है और यही हमारी शुरुआत करेगा किसी भी चीज की। A small dot marked by a sharp pencil on a sheet of paper or a prick hole made by a fine needle on a paper are example of a point. So, when we look the sky at sky with naked eyes, then the distant stars appear as points. A point determines a location. It has either length, nor breadth, nor thickness. तो जब मैं इस पॉइंट को देख रही हूँ बच्चों, तो इसके पास ना तो लेंथ है, क्योंकि लेंथ का मतलब, ना ब्रेथ है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है। अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे PAX। तो अगर कोई भी आपको कहे कि ओके फाइन रितिका, आपको बनाना है एक पॉइंट, तो आपने सिंगल एक डॉट बनाना है। मैं थोड़ा सा डार्क बना रही हूँ, आपका सिर्फ ऐसे पिन पॉइंट होगा ये, क्योंकि तभी ये पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और आप इसे मेंशन कर देंगे कोई भी नाम और ये बन गया आपका पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं हम लाइन पर। सो लाइन में हमें क्या समझना है? Fold a piece of paper and press the two parts together. On folding the two parts, we find that a straight line crease is formed. This straight crease in the paper is an example of a portion of a line. यानी कि आप जब अपने एक प्लेन पेपर को ऐसे फोल्ड करते हो तो आपको एक क्रीज नजर आता है, और वो क्रीज ही आपको क्या रिफर कर रहा है? वो क्रीज ही आपको रिफर कर रहा है कि ये है आपकी लाइन। A line has length only, it has no breadth or no thickness. यानी कि सिर्फ इसके पास एक लेंथ है और इसके पास कुछ भी नहीं है, और ये आपकी लाइन है। तो मैम ये तो हमें बहुत पता था कि लाइन बनानी है, बोलते तो है कि लाइन क्रिएट कर दो। अब आएगा यहाँ पर एक पॉइंट अलग, जो आप कहोगे कि मैम ये हमें नहीं पता था, बट 2 मिनट का आपको इंतजार करना है। अब आता है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन इज अ स्ट्रेटनेस एंड इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। यानी कि कभी आपने ये सोचा है कि जो ये लाइन है इसका कोई भी अंत नहीं है? इट डज नॉट हैव एनी एंड। आप इसे जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो अब रितिका कह रही है कि मैम की बात तो ठीक है, अगर मैं इसे कितना भी एक्सटेंड करना चाहूँ, मैं इसे एक्सटेंड कर सकती हूँ। व्हाट अ प्रॉब्लम? यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अभी आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब आपको बोला जाता है कि आपको एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या बोलते हो? 4 सेंटीमीटर की लाइन। बट उस केस में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि by a line we mean the line in its totality and not just a part of it. Obviously, a line cannot be drawn wholly on a sheet of paper. In fact, only a portion of it drawn and arrowhead are marked on its two ends, lines to indicate that it's extend in both the direction. यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम दो एरो ही बना देंगे, क्योंकि इन्फिनाइट का मतलब तो हमें भी नहीं पता ना कि इन्फिनाइट क्या होगा। बट हम ये मेंशन कर सकते हैं कि आप अगर इसे चाहो तो आप इसे एक्सटेंड आगे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टू arrows. Now, the two arrowheads in the opposite direction indicate that the length of a line is unlimited. So, a line has no definite length. Unlimited है, जितना चाहो उतना आगे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। A line has no end points. A line can be denoted or named in two ways. या तो आप इसे प्रॉपर इस तरीके से L दे दीजिए, तो ये बन जाएगी आपकी लाइन L। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इसे डिफरेंट अल्फाबेट से भी मेंशन कर सकते हो। बाय टेकिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स से A and B on the line, the line is denoted as AB. जब भी आप AB वाला मेथड यूज करोगे तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको ये लाइन भी मेंशन करनी पड़ेगी। इसी से आप बताओगे कि ये क्या बता रहे हो आप AB के बारे में, आप बता रहे हो AB के बारे में लाइन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज प्लेन। अब बच्चों यहाँ पर जो कंफ्यूजन का एक पॉइंट क्रिएट होता है वो बच्चे ये कहते हैं
कि मैम लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोल दूं कि ये जो मेरी लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा और इसका एक एंडिंग पॉइंट भी आ जाएगा। और जैसे ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि लाइन में तो हमने ये पढ़ा ना कि ना कोई एंड होगा ना कोई स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो होगा वैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बट कहीं पर एंड नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। बट लाइन सेगमेंट में आपका स्टार्ट भी होता है और आपका एंड भी होता है, ठीक है। अब बात कर देते हैं हम सॉलिड की, सॉरी प्लेन्स की। सो यहाँ पर हमें क्या समझना है, a solid has a surface which may be flat or curved. For example, the surface of the top of the table is flat while the surface of football is curved. जब हम बात करें सरफेस की, सरफेस समझ लीजिए कि कोई पार्ट उसने एक स्पेस उसने कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी इस पेन की, तो इस पेन का सरफेस ये है, इस वॉच का सरफेस, इस सर्कुलर पार्ट का सरफेस ये है, इस बोर्ड का सरफेस ये है। तो ये मेरा जनरली, इसको मैं किस तरीके से डिनोट करूंगी, एक टर्म है मेरे पास विच इज सरफेस। तो यहाँ पर अगर फुटबॉल है तो उसका सर्कुलर सरफेस है, और अगर मेरे पास टेबल है, वो अभी यहाँ पे स्क्वायर कंसीडर कर लूं या रेक्टेंगल कंसीडर कर लूं, वैसे तो स्क्वायर है, तो ये मेरा स्क्वायर सरफेस है। नाउ फ्लैट सर्फेसेस आर नॉन एज प्लेन, क्योंकि ये प्लेन होते हैं, that's why it is referred as plane surfaces basically. A page of your notebook, surface of a wall, floor of ceiling of a room, surface of a blackboard or the top of table are all examples of plane. ठीक है। Now next thing we have, by a plane we mean the plane in its totality and not just a part of it. Obviously a plane cannot be shown wholly in practice. Only a portion of a plane is shown in a figure. Usually a plane is represented by a rectangle or a parallelogram. So basically आप इस plane को जब भी mention करोगे तो आप किस तरीके से mention कर सकते हो, या तो आप इसे rectangle की तरह से mention कर सकते हो या फिर एक आप इसे parallelogram की तरफ mention कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पूरा पार्ट सरफेस में करने जाओगे ना तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, आप इसे इसी तरीके से डिनोट करके बता सकते हो। Now by writing a single small letter of the alphabet such as P or Q etc. inside it is read as plain P. तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस P से मैं क्या डिनोट कर दूंगी कि ये जो आपका सरफेस है ये बेसिकली क्या है, ये प्लेन P है, ठीक है। By taking three different points A, B and C in the plane but not on the same line as read as plane ABC. आप इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट दे सकते हैं अपने प्लेन के अंदर और उसके बाद आप इसे डिनोट कर देंगे कि ये आपका एबीसी प्लेन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो हमने चीजें पढ़ी हैं, हमने पॉइंट पढ़ा, हमने लाइन पढ़ा, हमने प्लेन पढ़ा। आई होप सो बच्चों तीनों चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो एक और बार समझ लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए मुझे, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन। हम पढ़ेंगे कि एक तो प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें पॉइंट की, क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके पास, और एक अगर लाइन हमारी प्लेन के अंदर हो, ठीक है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन व्हिच आर यूनिवर्सली ट्रू एंड गिवन बिलो। जब हम कहते हैं यूनिवर्सली ट्रू, इसका मतलब बिहार में भी वही चलेंगी, ठीक है, यूएसए में भी वही चलेंगी और इंडिया में भी वही चलेंगी। इट डजंट मैटर कि हम जगह कौन सी है, वो यूनिवर्सल लॉज है हमारे। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। यानी कि आपको एक पॉइंट दे दिया गया है बच्चों, तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए आपके पास कोई पॉइंट है, अब इसमें से जितनी चाहे उतनी लाइंस बनाइए ना, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और भी चाहो तो और घिच-पिच कर दीजिए इसमें, और उसके बाद आपको एक ही कंक्लूजन बनेगा कि यहाँ पर मैं अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बात तो इन्होंने ठीक ही कही ना जो पहला लॉ बताया, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, देयर इज एग्जैक्टली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं, देयर इज एग्जैक्टली वन line passing through two distinct points given a point in a plane। तो अगर एक पॉइंट मुझे यहाँ पर दिया हुआ है और मुझे एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि जब आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो लाइन तो एक ही ड्रॉ होगी ना। अब आता है मैम ऐसा क्यों, दूसरी लाइन भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट जो वो दूसरी लाइन आएगी आपकी बच्चों, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर नहीं होगी। आपके जो पॉइंट्स हैं आपको वो भी तो देखना है कि वो कहाँ पर है। आपके पॉइंट्स यहाँ पर और यहाँ पर हैं, एक ही लाइन इन दोनों को क्रॉस कर सकती है, कोई और दूसरी लाइन इन्हें क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ थर्ड, two different lines in a plane either intersect at exactly one point or are parallel।
यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी दो लाइंस हैं जो कि प्लेन के अंदर है, प्लेन इन द सेंस कि चलिए इसको कंसीडर कर लेती हूँ मैं अपना प्लेन, और मेरी यहाँ पर दो लाइंस हैं, तो एक ये, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करेंगी। So two different lines in a plane either intersect at exactly one point or are parallel, और ये पैरेलल भी हो सकती हैं। अभी तो मैंने क्रॉस किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं क्रॉस ना करती तो स्ट्रेट लाइंस बना देती मैं। तो ये स्ट्रेट लाइंस को तो मैं कितना, अब मैं बोल भी क्या रही हूँ, मैं लाइन बोल रही हूँ, यानी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसे मैं कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इन दोनों लाइंस को आगे बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए चलते हैं, कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं आएगा आपके सामने जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब सिंपल आप ये समझिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को काट देती है, और पैरेलल का आप सिंपल ये मतलब समझिए कि जब दो लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती, चाहे उन्हें कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए, तो वो आपकी हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को आपको क्या समझना है, आप इसकी स्पेलिंग देखिए, क्या बोल रहे हैं ये, को लीनियर। जब भी वर्ड आएगा लीनियर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लाइन, सो बेसिकली एक लाइन के अंदर जो आपके पॉइंट्स है ना, एज सिंपल एज दैट। और जब मैं कह रही हूँ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि नॉन जो लीनियर में नहीं आ रहे, जो लाइन में नहीं आ रहे, तो यहाँ पर देख लीजिए एक पॉइंट आपको लाइन के बाहर दिया हुआ है, बट इस वाले में आपको सारे पॉइंट्स लाइन के अंदर ही दिए। तो जब आपके पॉइंट्स आपकी जो लाइन है उस पर आ रहे हैं, उस पर ओवर क्रॉस कर रहे हैं, इट मीन्स दोज योर आर collinear points. Otherwise, it is referred as non-collinear points. Now we move forward, and next we have congruent lines. What we understand by congruent lines? So, three or more lines in a plane are called congruent lines if and only if all of them pass through the same point, and this point it's called the point of concurrence. यानी कि आपको ये बोल दिया कि अब आपने बहुत सारी लाइन जो निकाली थी ना पॉइंट के अंदर, जो आपने घिचपिच बनाई थी, उस घिचपिच को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और एक छोटा सा टर्म दे देते हैं उसे। वो टर्म हम क्या देंगे, वो हम दे देंगे कॉन्क्रेंट लाइन्स। अब ये कॉन्क्रेंट लाइन्स का मतलब क्या है कि अगर एक कॉमन पॉइंट है ओवर क्रॉसिंग का सारी की सारी लाइन्स के लिए, तो वो बन जाएंगे आपकी कॉन्क्रेंट लाइन्स, और जो वो पॉइंट है वो बन जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस। इस वाले केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्क्रेंट लाइन्स। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, जिसका थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी थी, मैं भी इंतजार कर रही थी कब आएगा ये, और ये फाइनली आ गया। तो इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब आपकी लाइन के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जब आपकी लाइन के पास एक एंडिंग पॉइंट होगा, सो ये बन जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और लाइन में यही डिफरेंस है कि लाइन में सिर्फ आपका स्टार्टिंग, देयर इज नो एंड पॉइंट, इट इज इनडेफिनाइट। आप दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी उसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये कहना कि ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, तो बिल्कुल ठीक होगा। लाइन सेगमेंट में एक स्टार्टिंग पॉइंट भी, एक एंडिंग पॉइंट भी, और एक पर्टिकुलर मेजरमेंट भी होगी, तभी तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं से बोल रही हूँ 4 सेंटीमीटर, तो इस 4 सेंटीमीटर से मैं ये समझ रही हूँ कि मुझे जब मैं अपना रूरल लूंगी तो मैं 0 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करूंगी और 4 पे खत्म करूंगी, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन ही खींचनी है, यानी कि लाइन सेगमेंट ही खींचना, उससे ज्यादा नहीं खींच सकती। उसके बाद इसे डिनोट कैसे करेंगे कि अगर आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन ऐसे मेंशन कर दोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यही आप एक सिंबल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो कि जो ए बी है वो क्या है, वो आपका एक लाइन सेगमेंट है। So let us mark two distinct points A and B. One sheet of paper, there is exactly one line, say L, passing through the point A and B. The portion of the line L between the 2 points A and B, including the points A and B, is called the line segment AB. जो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आप एक लाइन के अंदर, यानी कि आप यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, इसे एक्सटेंड कर देते हैं, लाइन L है, तो यहाँ पर आप सीधा देख रहे हो कि यहाँ पर आपने एक लाइन सेगमेंट को मेंशन किया है इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाती है बात हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं रे। रे का मतलब आपने बहुत इजी अपना मतलब छोटी क्लासेस में कह दूं या डे टू डे लाइफ में कह दूं, आप बोलते हैं सन रेज। यानी कि आपको ये तो पता है कि वो आ कहाँ से रही है, सनरेज आ कहाँ से रही है, सन से आ रही है, पर वो किस किस के पास जा रही है ये आपको नहीं पता है, क्योंकि सनरेज एकदम एक्सपेंड की हुई है। ये आपके पास भी जा रही है, आपके मम्मी पापा के पास भी जा रही है, आपके दोस्तों के पास भी जा रही है, आपके पेट्स के पास भी जा रही है, इवन आपकी टीचर यानी कि मेरे पास भी आ रही है। तो ये तो कुछ हम नहीं कह सकते कि जब वो आई
तो कहाँ कहाँ गई, पर ये तो बता सकते हैं कि वो आई कहाँ से। अगर क्वेश्चन पूछूं कि सनरेज आती कहाँ से, तो आप बोलोगे मैम सन से। बेसिकली यहाँ पर यही चीज समझनी है सन की, कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि वो चीज आई कहाँ से है, बट हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जाएगी। So sun emits rays of light. A lighted bulb gives rays of light. A ray starts from a fixed point and extends indefinitely in one direction. यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये आपकी एक रे है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर एंडिंग पॉइंट इसका कुछ भी नहीं है, तो ये बन जाएगी आपकी रे। Now, the point O is called initial or starting point of the ray. Thus, a array has initial points as well as direction. यानी कि आपका एक सिंगल पॉइंट जो स्टार्टिंग का, जैसे कि सन है, वो बहुत सारी रेज एमिट्स कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, वो इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, वो इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, वो इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, ये सारी बन जाएंगी आपकी रेज। और इसे हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे, क्योंकि कॉमन पॉइंट है ना, ठीक है, इसलिए। नाउ on this basis, we can name the ray as ray OA. It is denoted by OA or and is read as ray OA. यानी कि अगर मैं इसे O बोल दूं, इसे मैं A बोल दूं, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी OA। स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, पर एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये एरो में मेंशन कर दूंगी। तो अगर मैं मोटा मोटी अभी तक देखूं कि मैंने आपको क्या चीजें समझा दी हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया पॉइंट, उसके बाद मैंने समझाया आपको लाइन, उसके बाद मैंने आपको समझाई लाइन सेगमेंट, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको समझा दिया है रे। तो बच्चों मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई भी कंफ्यूजन की बात रही है। दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर लाइन, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, एंड दिस इज योर रे, as simple as that. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और हमने देखो छोटे छोटे टर्म्स भी देखे, बट ये मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, जो आपको आने ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कॉन्करेंट पॉइंट्स क्या हैं या कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बट जब तक आपको ये बेसिक नहीं समझ में आएगा ना इस ज्योमेट्री का, तब तक वो चीजों का कोई फायदा नहीं है। जब आपकी लाइन पर पॉइंट्स आ जाए, सारे इसी पे लाइक कर रहे हैं, तो ये बन जाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। जब ये लाइन नहीं करेंगे तो ये बन जाएंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जब इसी लाइन पर एक पॉइंट पर सारी लाइंस में किसी भी डायरेक्शन में कर सकती हूँ, पर पॉइंट मेरा कॉमन होगा, तो वो बन जाएगा आपका कॉन्करेंट पॉइंट, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाउ फर्दर ड्रॉ अ लाइन L and mark a point O in it. Then mark 2 points A and B on this line on opposite sides of O. We get two rays OA and OB with the same initial point O and extending indefinitely in opposite direction. Such rays are called opposite rays. यानी कि इन्होंने क्या बताया कि आपका पॉइंट एक कॉमन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो बच्चों से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि पॉइंट आपका कॉमन है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने एक रे यहाँ से कंटिन्यू कर दी और एक रे यहाँ से कंटिन्यू कर दी, ये ओ कॉमन है, ये मेरा बन गया बी, ये मेरा बन गया ए। तो मेरे लिए तो दो रेज है तो ही, क्योंकि मेरी डेफिनेशन इसमें लाई करेगी, कॉमन पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट बेसिकली कुछ नहीं है, इनडेफिनाइट है वो, तो बस वो क्लेरिफाई हो गया। नाउ डिस्टिंग बिटवीन लाइन लाइन सेगमेंट अरे, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ये चीज अभी यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। लाइन नो पॉइंट, लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग एंड एंड, दो एंड आपके होंगे, रे में सिर्फ एक होगा, ठीक है। A line cannot be drawn wholly on a paper. A line has no definite length. A line segment can be drawn on a paper. A line segment has a definite length. A ray cannot be drawn wholly on a paper. A ray has no definite length. यानी कि मुझे डेफिनाइट लेंथ नहीं कर सकते, मुझे क्या पता वो कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। सन रेज कहाँ से शुरू हुई ये मैं बता सकती हूँ, बट खत्म कहाँ पर होगी ये मुझे क्या पता, तो इसलिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हमने सबका देख लिया है, और ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम लाइन, ए बी एंड बी ए आर द सेम लाइन सेगमेंट्स, एंड ए बी, यानी कि आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि आप बी ओ लिखोगे, बी ओ लिखोगे रे के लिए, वो भी बात ठीक है, ओ बी लिखोगे वो भी बात ठीक है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जांपल से। फ्रॉम द गिवन फिगर राइट ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सो यहाँ पर देखिए लाइन एल और लाइन एम, लाइन क्यू एंड लाइन पी, ये आपके हो जाएंगे पैरेलल लाइंस, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो लाइन पी, सॉरी लाइन एल और लाइन पी, तो
एल पी एल क्यू एल एन, ये आपके एग्जांपल्स। कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी कि एक ही पॉइंट से जहां पर हमारी लाइंस हमारी शुरू हो रही है, तो यहाँ देखोगे आप एम पी एन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज ई। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स आपके क्या है, ए बी सी डी, राइट, तो ये आपके कॉन्करेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स शोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। यहाँ पर ए बी, बी डी, डी सी, डी ए सी, सी ए भी कह सकते हैं, ए सी भी कह सकते हैं, तो ये आपके लाइन सेगमेंट्स है। फर्दर वहां पे टी क्यू, आर पी, एस क्यू, ये सब कुछ है। और बच्चों देखते ही देखते अब हम पहुंच गए अपने एक्सरसाइज के पास, और जैसे हम एक्सरसाइज के पास पहुंचते हैं, यानी कि जितना भी आपने समझा है उस नॉलेज का अब होने वाला है टेस्ट, तो तैयार हो जाइएगा। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, कितनी बना सकते हो, ऑलरेडी समझाया हुआ है, अनलिमिटेड, कोई काउंटिंग नहीं है, इनफिनिट। Now, how many lines can be drawn through two distinct given points? Only one line. Okay. How many lines can be drawn through the three collinear points? कितनी लाइन बन पाएंगी आपको बताना है ये, ठीक है। और दूसरी चीज, अब mark three non collinear points A, B and C in your notebook. Draw lines through these points, taking two at a time, and name these lines. How many such? बच्चों ये वाले ऐसे काम है ना जो मैं इतने अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूज द एडजॉइंट फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, ये रहे आपके 5 पॉइंट्स, बी सी ओ ई डी। लाइन, कोई भी लाइन ले लीजिए, लाइन ही तो बोला है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए बी, बी डी ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 4 रेज, तो 4 रेज आपकी क्या हो जाएगी, ओ सी, ओ बी, ओ यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, और ओ डी। नाउ 5 लाइन सेगमेंट्स, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डी ई, ओ ई, OB and OC। आगे चलते हैं। यूज द एडजॉइंट फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, कौन सी लाइन ने पॉइंट E कंसीडर किया हुआ है, FE। नाउ लाइन पासिंग थ्रू A, लाइन पासिंग थ्रू A योर AE, लाइन ऑन विच पॉइंट O लाइज, सो आपकी जो लाइन है जिसपे लाइन, तो वो होगी आपकी CO। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप बोल दीजिए AE और CO। नाउ फ्रॉम द एडजॉइंट फिगर राइट कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइंस, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मुझे देखना है कि आपने अपनी नॉलेज को कितना टेस्ट किया, और ये क्वेश्चन आपने करेक्ट करना है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम आगे, और जब हम बोलते हैं आगे तो नया कॉन्सेप्ट तो साथ लेके ही जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट के आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एंगल, आपको कुछ पता हो या ना हो, पर मुझे इस बात की श्योरिटी है कि सब बच्चों को ये जरूर पता होगा कि ये एंगल का सिंबल होता है। और जिन बच्चों को ये भी नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने बता दिया तो अब पता चल गया आपको, ये आपका एंगल का सिंबल है। यहाँ पर कुछ चीज मुझे कॉमन सी लग रही है, यानी कि एक मेरा कॉमन पॉइंट है, ये एक लाइन मैंने यहाँ से निकाली, एक लाइन मैंने यहाँ से निकाली। अब कुछ पता नहीं है कि एंडिंग कहाँ पर हो रही है, यानी कि एक पॉइंट तो हमारा है। सो द इनिशियल पॉइंट इट्स कॉल्ड इट्स वर्टेक्स एंड द टू रेज, क्योंकि हमें एंडिंग नहीं पता है, तो ये बन जाएंगे हमारी दो रेज, आर कॉल्ड इट्स आर्म और साइड्स और लेग्स, यानी कि जो आपकी, ये तो आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब आप जनरली क्या देखोगे बच्चे, कोना। आप जब भी अपने कोने को देखोगे तो वो कुछ इसी तरीके का होगा, तभी तो उसे कोना बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर में आ जाता है। तो ये बन गया आपका कोना, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं वर्टेक्स, सो डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कोना फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका वर्टेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है आपकी दो रेस की वजह से, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट है, यानी कि एंगल फॉर्मेशन में रेस का काम तो हमारा है। सो इन द एडजॉइंग फिगर O इज द वर्टेक्स एंड द रेस OA and OB are the arm of the angle. Not that each arm has a particular direction. Usually the arms are joined by a small circular arc near the vertex as shown in the figure. यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि ये इनका एक कॉमन वर्टेक्स है जिससे दोनों रेज आपकी जॉइंट है। We use the symbol angle to denote an angle. The given angle is denoted by angle AOB or angle BOA and is read as angle AOB or angle BOA. यहाँ पर आपको ये बात समझनी है बच्चों कि जो आपका मिडल होता है, जो आपका कॉर्नर होता है, ये हमेशा मिड में आएगा, ठीक है। आप अपना एंगल रीड करना कहीं से भी शुरू करें, मैटर नहीं करता, बट आपने यहाँ पे ओ लिख देना है सबसे पहले कि ये बीच में आना चाहिए। अब आप बी ए लिख दीजिए या फिर ए बी लिख दीजिए, दोनों केसेस में बात आपकी एक ही होनी है, सेम बात होगी दोनों ही केसेस में, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं।
जो भी एंगल की आप बात करो, जो भी आपका कॉर्नर होगा वो हमेशा मिडल में होगा। तो एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ बी इज द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द गिवन एंगल इज डिनोटेड और नेम्ड एज एंगल पी और एंगल पी एंड द एडजॉइंग फिगर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेंशन कर देते हैं। ऐसा वाला केस कब आएगा? जब हम देख रहे हैं कुछ है ही नहीं आगे पीछे, ठीक है, सिर्फ पी मेंशन किया हुआ है, तो वो वर्टेक्स, वो कॉर्नर हमारे लिए बन जाएगा हमारा एंगल पी, ठीक है। इस वाले केस में बन जाएगा एंगल एक्स। अनदर नोटेशन फॉर एन एंगल इज टू प्लेस अ स्मॉल सिंगल लेटर such as x, y, etc. or to place a number such as 1, 2, 3, etc. near the स्मॉल सर्कुलर आर्क। आप बाहर भी मेंशन कर सकते हो, अंदर भी मेंशन कर सकते हो। और जब आप ये तीनों चीजें मेंशन करोगे तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट इन सच अ फॉर्म दैट सी ए बी। तो आपको पता चल रहा है कि कॉर्नर कौन है वर्टिक्स। आपका वर्टिक्स जो प्लेस, आपका एंगल जो है वो कहां पर है? वो आपका ए पर है। सी और बी तो आपकी वो एक्सटेंडेड रेज जो है वो है फर्दर। सो दस टू लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट ऑल्सो फॉर्म एन एंगल एट दैट पॉइंट। या तो मैंने अभी रेस की बात करी, बट यहाँ से हम क्या समझ गए कि जो आपके दो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो भी आपका एक कॉर्नर फॉर्म करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर फिक्स पॉइंट होगा उनका तो, और वो भी एंगल फॉर्म करते हैं। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी कि आप इंटीरियर समझना है, एक्सटीरियर समझना है, तो आप सबसे पहले ये समझिए आपका प्लेन है। या मैं वही समझा देती हूँ, ठीक है, सब भी रहने देते हैं। यहाँ देखिए, अगर इसे कैसे समझते हैं, कंसीडर एन एंगल से एओबी। सो देन एओबी डिवाइड्स द रीजन ऑफ द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। वो तीन पार्ट्स में अपना डिवाइड करता है। सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो ये दो रेस के बीच में, दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में आ गई, ये इनके इंटीरियर लाइन है। अब जो इससे बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो इनका एक्सटीरियर हो जाएगा। तो पहला रीजन पता चल गया, द रीजन ऑफ द प्लेन दैट लाइज विद इन द एओबी इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल एओबी। The region of the plane that lies outside of AOB is called the exterior of AOB. Next, the part of the plane made by all those points which lie on the arms AO and OB of angle AOB is called the boundary of AOB. तो ये क्या है? ये इसकी बाउंड्रीज ही तो है। अब ना मैं बात करी इंटीरियर की, ना मैं बात करी एक्सटीरियर की, मैं उसी पे प्लेस कि उसने भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो बन जाएंगी उसकी बाउंड्रीज। नाउ राइट ऑल पॉसिबल नेम्स ऑफ द एंगल इन शोन द एडजॉइंग फिगर। तो आप इसे कैसे मेंशन कर सकते हो? आप इसे तीन तरीके से मेंशन कर सकते हो। आप इसे एंगल 1 बोल सकते हो, क्योंकि 1 अंदर मेंशन किया हुआ है। बाहर आपका एंगल ए है, आप इसे एंगल ए मेंशन कर सकते हो। आप इसे एंगल सी ए बी मेंशन कर सकते हो, बी ए सी मेंशन कर सकते हो, सी ए पी मेंशन कर सकते हो, पी ए सी मेंशन कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे तरीके आपको एक ही एंगल को मेंशन करने के। और इसी के साथ बच्चों आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 पर। तो तैयार हैं आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए? इस नॉलेज में आपको बस दो से तीन चीजें बतानी है। एक तो एंगल बताना पड़ेगा, इंटीरियर एक्सटीरियर ये बताना पड़ेगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने इस एक्सरसाइज से पहले पढ़े हैं। अब यहाँ पर है हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द एडजॉइंग फिगर, नेम देम। यानी कि आप सिंपल सिंपल भी नेम कर सकते हो। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में देख ले तो ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल डी सी ए, यानी कि हमने डी की बात कर ली, हमने सी की बात कर ली, एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी। तो ये चार एंगल है, आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ना मिड में हर बार एक एक एंगल लिया है, डी सी बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइंग फिगर नेम द पॉइंट्स। और पॉइंट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। द इंटीरियर पॉइंट्स जो हमारे एंगल के अंदर है, जैसे कि ई। अगर यहाँ टोटल की बात कर लूँ तो बी और ई भी हमारा इंटीरियर पॉइंट ही होगा, अगर मैं इस तरीके से लेके चलती हूँ। द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, हमें यहाँ पे डीओई का बताना था ना, सॉरी एक मिनट। अगर मैं डीओई की बात करूं तो सिर्फ एक ही एंगल है, वो पॉइंट है, मेरा मतलब वो है पॉइंट ए। नाउ इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, सो ई ओ एफ, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? वो भी ए हो जाएगा। ऑन ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ कौन है? वो बी है, ठीक है। और एक्सटीरियर में तो आप ई ओ एफ के सी भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ सम प्लेन्स फिगर। अब हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं कि कौन हमारे प्लेन फिगर है, कौन हमारे प्लेन फिगर नहीं है। सो ओपन एंड क्लोज कर्व। सो फर्स्ट हमने अपने प्लेन कर्व्स को डिवाइड करा दो कैटेगरीज में, एक ओपन और एक क्लोज। तो ओपन क्लोज से तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, जो पूरा क्लोज होगा वो आपका क्या होगा? क्लोज फिगर।
और जो ओपन होगा वो आपका हो जाएगा ओपन कर्व. If we put the sharp tip of the pencil on a sheet of paper and move from one point to the other without lifting the pencil, then the shapes so obtained are called curves. यानी कि मैंने एक बार यहाँ पेंसिल रखी और मैं कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, अब पेंसिल उठा नहीं रही हूँ, यहीं पे थी यहीं की यहीं है, तो ये सिंपल कर्व हो जाएगा मेरा. ठीक है, अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना हो तो मैं इस तरीके से स्क्वायर भी बना सकती हूँ विदाउट लिफ्टिंग माई पेंसिल. ओके, माई पेन. तो सम कर्व्स आर शोन बिलो, और ये है सारे आपके कर्व्स. द कर्व्स व्हिच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स, यानी कि उनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कुछ और है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, ये तो मैसी बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको देख लेते हैं, एस को देख लेते हैं. तो मैंने यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे खत्म करा, तो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, एंडिंग पॉइंट कुछ और है. So the curve which have different beginning and end points are called open curve. क्योंकि ये क्लोज नहीं हुए ना उसी सेम पॉइंट पर आके, क्लोज तो तब होगी ना जहां से आप लिख लेते वहीं आके आप पहुंच जाओगे. जैसा कि यहाँ पे हुआ कि यहाँ से शुरू किया था, चला 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 और यहीं पर खत्म कर दिया, तो कॉमन पॉइंट यही है, इसलिए क्लोज्ड है. ठीक है. The curve which have same beginning and end points are called closed curves. A curve which does not cross itself at any point, it's called simple curve. यानी कि ये आपका सिंपल कर्व कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये अपने किसी भी पॉइंट को ओवर क्रॉस नहीं कर रहा है. इन द मेंशन फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इवन योर एंड सेवेंथ आर सिंपल कर्व्स. नोट दैट कर्व सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और थर्ड आपके सिंपल कर्व्स नहीं है. ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आर सिंपल क्लोज कर्व्स है ना. मेरे तो देखो क्यों नहीं है, सेकंड एंड थर्ड आपके सिंपल क्लोज कर्व है. नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सिंपल क्लोज कर्व, बहुत इजी बात है. जो इस कर्व के अंदर है वो आपके हो जाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स, और जो इस कर्व के बाहर है वो आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट. अब बात आ जाती है आपकी पॉलीगन की, कि पॉलीगन का मतलब क्या है. अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, इट्स कॉल्ड अ पॉलीगन. जब मैं बात कर रही थी सिंपल कर्व, तो ये भी तो हो सकता है मेरा सिंपल कर्व. बस मुझे बताया तो यही गया ना कि आप सिंपल कर्व आपका ये, उसमें मुझे ये बता दिया कि ये आपका क्लोज वन है. क्यों है ये क्लोज वन? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो ये मेरे लिए कर्व है. बट अब मैंने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे ये भी मेरा कर्व बना. ठीक है बात, सिंपल के साथ साथ क्लोज कर्व बना है ये. ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व. पर इसमें एक चीज डिफरेंट है कि इसे मैं कर्व नहीं बोल सकती, इसे मैं पॉलीगन बोलूंगी. क्यों? क्योंकि इसमें सारा यूज क्या किया है मैंने, लाइन सेगमेंट. तो जब भी कोई भी शेप आपकी सिर्फ लाइन सेगमेंट को यूज कर बनेगी तो वो बन जाएगी आपकी पॉलीगन. यहाँ पर आप जितने भी फिगर्स देख रहे हैं सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके सिंपल क्लोज कर्व हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बने हैं. सो इन द अबव फिगर 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ are all simple closed curve made up of entirely of line segments. So these are polygons. In the above figure 5th and 6th are not polygons. क्यों नहीं है polygons? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक कर्व नजर आएगा. मैंने बात करी है लाइन सेगमेंट की, कर्व की थोड़ी ना बात करी है. अब आते हैं साइड वर्टेक्स डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन. तो साइड तो बहुत इजी बात है, हम साइड ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ से देखना समझना शुरू करते हैं. ये इसकी लाइन सेगमेंट से मैंने इसे लेबल कर दिया ए बी सी डी. तो ये ए बी जो है ये बन जाएगी इसकी साइड. ठीक है, वर्टेक्स, वर्टेक्स सुना सुना सा लग रहा है ना. वर्टेक्स आया, वर्टेक्स मींस कोना, तो इसके चार कोने हैं, चार वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी. तो ये भी क्लियर हो गया, साइड क्लियर हो गया, वर्टेक्स क्लियर हो गया. अब बात आ जाती है डायगोनल की, कि डायगोनल नया वर्ड क्या है. तो जब मैं डिफरेंट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती हूँ, ज्वाइंट करती हूँ और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो दोज आर रिफर एज योर डायगोनल्स. So in other words, the mentioning point of pair of sides, it's called a vertex of the polygon. In the drawing figure A, B, C, D, E is a polygon. It has 5 sides. 5 साइड ही तो है, A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. अब यहाँ पर अगर 5 साइड्स हैं तो 5 हमारे वर्टेक्स भी होंगे. So A, B, C, D, E हमारे वर्टेक्स है. Two sides of polygon with a common end point are called its adjacent side. Adjacent side का मतलब क्या बताया इन लोगों ने, कि जब आपकी जो दो साइड्स हैं पॉलीगन के अंदर जिनका कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट डी ई और ए ई कहां पर खत्म हो रही, ए वाली लाइन और डी वाली लाइन ई पे खत्म हो रही है, दोनों बन जाएंगे आपकी एडजेसेंट लाइन ए बी बी सी. ठीक है, फिर बात आ जाती है द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर कॉल्ड डायगोनल्स. नॉन एडजेसेंट जिसकी कॉमन नहीं है, अपोजिट ऑब्वियसली आप उसे कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएंगे आपके डायगोनल.
अब बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज योर ट्राइंगल। अब बात हम करने वाले हैं शेप्स की। तो शेप में अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, बोल रही हूँ ट्राई एंगल, यानी कि 3 साइड्स है, 3 एंगल है, राइट। ट्राई, ट्राई मीन्स 3 प्लस एंगल, एंगल मीन्स आप अभी देख ही चुके हो। अगर किसी में 3 एंगल होंगे तो 3 वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे तो ना कोई कनेक्ट भी कर रहा होगा ना कोई कनेक्ट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली 3 लाइंस ही कनेक्ट होंगी। तो अ ट्रायंगल इज अ 3 साइड्स पॉलीगन। इनफैक्ट इट इज द पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड, यानी कि सबसे छोटा पॉलीगन जो आपका बनता है वो यही है, क्योंकि 3 से कम लाइन में आप कोई पॉलीगन नहीं बना सकते, क्योंकि 2 लाइन होंगी तो कैसे से ज्वाइंट करूंगी मैं, ये तो फिर कुछ बना ही नहीं ना। ठीक है, नाउ इन इट हैज 3 वर्टेक्स, इट वर्टेक्स आर ए बी एंड सी. It has 3 angles, angle A, angle B, angle C, and you can name them as well in that way. And triangle ABC and the point R is lies on the boundary of triangle ABC. The interior of the triangle together with its boundaries is the triangular region. यानी कि जो कवर करा हुआ है ना पार्ट, पी को कह दूं मैं, जिसमें पी हमारा है, तो ये आपका ट्राइंगुलर रीजन है, इंटीरियर पार्ट है। उसके बाद आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से हम क्या समझ रहे हैं, ये 4 साइडेड पॉलीगन है। और जब हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं तो हम एक बहुत वास्ट मतलब कैटेगरीज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिसके पास 4 एंगल है और जिसके पास 4 साइड है, वो सब मेरे रेफर होंगे एज अ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सो इन द एडजॉइंट फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, note the cyclic manner in which its vertex are named. So the quadrilateral has 4 sides AB, BC, CD, AD. It has 4 vertex ABCD and 4 angles as well. It has 2 diagonals. Its diagonals are AC and BD. As in case of triangle, we can visualize its interior, exterior and boundary. In quadrilateral ABCD, side AB and BC are pair of adjacent sides. Now example number 1 we have, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. An open curve made up of entirely lined segment. So an open curve made up of entirely lined segments, note that it is a simple curve. A closed curve made up of entirely lined segment, that is not a polygon. So a closed figure ये आपका मेंशन है। आपको जो सिचुएशन दी हुई है ना वो आपको ड्रॉ करके दिखानी, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अ कर्व दैट इज नाइदर सिंपल नॉर क्लोज, तो ये ना क्लोज है और ना ही सिंपल है। अ पॉलीगन विद 2 साइड्स, सिर्फ 2 साइड्स उस पॉलीगन में। अ पॉलीगन विद 2 साइड्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने क्या समझा, सबसे छोटा पॉलीगन हमारे पास है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर कितनी लाइंस है, ट्राइंगल के अंदर 3 लाइन सेगमेंट्स है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स ए डी सी, ए बी डी और ए बी सी, तो ये 3 आपके ट्राइंगल बन गए। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी, और फर्दर अगर आप उसे और क्लासिफाई करना चाहें तो 7 एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल बी डी ए, एंगल सी डी ए, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए डी। नाउ राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि अब आपको 6 लाइन सेगमेंट्स बतानी है। तो बी डी, बी सी 2, ए सी, ए बी एंड डी सी, तो ये आपकी टोटल हो जाएंगी 6। टू ट्राइंगल्स विच हैव एंगल बी एज कॉमन आर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। तो किसके पास कॉमन है बी, तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी के पास। और देखते देखते बच्चों हम पता है कहां पर आ गए, अपनी एक्सरसाइज पर, यानी कि दोबारा से आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है। तो अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 4.3, ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको एक ओपन सिंपल कर्व बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं, ये आपका हो गया ओपन सिंपल कर्व। ठीक है, अब आपको बताना है क्लोज सिंपल कर्व, तो आप कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, तो इस छोटे ड्रॉइंग वाला केस है, आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट, ड्रॉ पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो आप कोई भी पॉलीगन बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर आप स्क्वायर बना दीजिए और उसके बाद इस रीजन को शेड कर कर बता दीजिए, और इसके साथ साथ ए बी सी डी ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आता है कंसीडर द एडजॉइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज इट अ कर्व, तो ये क्या कर्व है, yes or no? And is it a closed curve? Close है, yes. Is it a polygon? No, it is not a polygon. Draw a rough sketch of triangle ABC. Mark a point P in its interior and point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? On the boundary होगा ना, वो ना इंटीरियर है ना वो एक्सटीरियर है। A B C, ठीक है, ये आपका इंटीरियर पॉइंट है, यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहा गया है P, और एक्सटीरियर पॉइंट मेंशन करने के लिए कहा है Q, और इस तरीके से आप इसे मेंशन कर देंगे। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम। बहुत इजी है बच्चों, आराम से कर सकते हो आप। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, इज इट अ सिंपल क्लोज कर्व, यस और नो? इट इज सिंपल। Okay, is it a quadrilateral, yes or no? No, draw its diagonal,
इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसी तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLM एंड स्टेट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ड्रॉ कर रखा है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपको बतानी है, तो अपोजिट साइड जो है आपकी KN एंड ML। उसके बाद बोला है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल कोई बता दीजिए, एंगल M एंगल K, और पेयर बोला है तो आप इसे ऐसे मेंशन कीजिएगा, एंगल NML एंगल NKL। ठीक है, ये पेयर हो गया आपका। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि एक कॉमन पॉइंट हो तो KNMN। उसके बाद टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो यही आपके कॉमन एंगल्स भी बन जाएंगे क्योंकि एडजेसेंट साइड्स पर है आपके। और इसी तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, साथ के साथ जो डिफरेंट शेप्स हमने जो पॉलीगन समझे कि एग्जैक्टली पॉलीगन होता क्या है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।